आज हम सीटेट में जीन पियाजे से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों का हल देखेंगे जो बार बार परीक्षा में आता है और आपको चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और डॉट डॉट होना बहुत ज़रूरी है। गतिशील, लचीला, संरक्षित, अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। गतिशील और लचीला, किसी भी टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए और लचीला यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वह बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है। इसलिए फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, डॉट डॉट में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। कौन सी अवस्था है? वैसे पियाजे ने टोटल बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक और अमूर्त अवस्थाएं। तो इसमें बच्चा जो कि मानसिक रूप से समस्या को हल कर रहा है लेकिन सामग्री से संबंधित होना चाहिए, तो इसमें मूर्त संज्ञात्मक अवस्था सही होगा, क्योंकि उसमें वो बच्चा उसके सामने ठोस वस्तु होना चाहिए, तभी वो मूर्त रूप में होना चाहिए, तभी वो उसका आंसर दे पाएगा, समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हीं स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। समायोजन, समायोजन का मतलब है जब बालक अपनी पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना प्रारंभ करते थे तो इसे समायोजन करते हैं। यहाँ समायोजन यहाँ पुनर्व्यवस्थित कर रहा है। और सेकंड है अनुकूलन। अनुकूलन तो वातावरण के साथ स्वयं को ढालना या स्वयं को ढालना ही अनुकूलन है। और तीसरा है संगठन। संगठन का अर्थ ही होता है कि बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नए स्कीमा उसे जोड़ने के लिए उसे पुनर्व्यवस्थित करता है। तो थर्ड आंसर इज राइट आंसर, तीसरा सही होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच में के अंतर में निर्मित होता है? लेवाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इवान पॉलो। लेवाइगोत्स्की ने समीपस्थ का सिद्धांत बताया था। जीन पियाजे का मानना है कि बच्चा जन्म से ही कुछ क्रिएटिव होता है और वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अपना नॉलेज स्टार्ट कर देता है, इसलिए जीन पियाजे इज द राइट आंसर। जीन पियाजे सेकेंड आंसर सही होगा इसका। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? समावेशन, शिक्षा में समावेशन का मतलब है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, चाहे वो भाषा हो और परिवेश हो, कहीं से भी आते हों, सबको एक साथ शिक्षा देना। चाहे कोई बहुत तेज़ बालक है, बहुत ही मंदबुद्धि बालक है, लेकिन सबको एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो छात्रों को शारीरिक दंड देना बिल्कुल बढ़ावा नहीं देगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, इस कोई टारगेट नहीं होता उसका। विविधता का सम्मान करना सही है, विविधता का सम्मान। बहुत सी समावेशी शिक्षा में बहुत सी विभिन्नताएँ होती हैं, जैसे अगर आपके 20 में टीचर हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र राज्य के बच्चे रहेंगे, सबको सम्मान देना है, तभी सही शिक्षा सबको प्राप्त हो पाए। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हों, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हों, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। और तो चौथा ही आंसर सही होगा। कोई भी नया पाठ पढ़ाने से पहले छात्रों को, बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, तभी जाके वो सही से सीख पाते हैं। अगर आप कोई भी कहानी पढ़ा रहे हैं तो उनके आप परिवेश से संबंधित उससे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे बच्चा आसानी से समझ जाएगा और वो प्रश्न को सही से हल कर पाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, ये तो चौथी अवस्था में आती है। औपचारिक में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पूर्व संज्ञानात्मक में आती है। लक्ष्य निर्देशित करने, बच्चा व्यवहार करने की क्षमता उसमें आ जाती है धीरे धीरे। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता नहीं, इसमें सेकेंड दूसरे लक्ष्य निर्देशन व्यवहार की क्षमता आ जाती है, दूसरा आंसर सही होगा। और देखते हैं अगला प्रश्न,
एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। अभिभावक इसमें आंसर होगा सही, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार। अगर समावेशी शिक्षा है तो बच्चे के सभी लक्ष्यों को देखते हुए कि बच्चा जिससे आसानी से सीख पाए, उसी के अनुसार उसको शिक्षण अधिगम की सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी ताकि बच्चा आसानी से सीख पाएगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? संवेदिक पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा सही क्रम में लगाएगा, उसे क्रम का नॉलेज हो जाता है कि कोई भी अगर गिनती है तो उसको अगर हमने पजल्स के रूप में दे दिया तो उसको सही क्रम में लगा लेगा। तो इसमें जो अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सही लगा पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? विद्यार्थियों को विद्यालय के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है, गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेश को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही है राशन। सभी भाषाओं का और मातृभाषाओं का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, तभी हम बच्चे को एक नया पाठ पढ़ा सकते हैं, नई चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चा उससे सक्रिय रूप से भाग लेगा और अच्छे से सीखेगा चीज़ों को। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, दंड देना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत अवस्थाओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चा कोई भी एग्ज़ाम में कम नंबर पा रहा है तो उसे एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण, कहाँ कमी रहेगी जिससे उसने कम नंबर गेन किए हैं, उससे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और शिक्षण में नए नए आयामों को जगह देनी चाहिए। चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरण कारक। किसी भी व्यक्ति या बच्चे का विकास आनुवंशिक लक्षणों पर तो निर्भर करता ही, और ज़्यादातर परिवेश, चारों ओर के वातावरण से या परिस्थितियों से अच्छा विकास हो जाता है। तो पहला आंसर सही रहेगा, पहला राइट आंसर रहेगा, आनुवंशिक पर्यावरणीय लक्षणों से सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और यादें हो सकती हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो जीन पियाजे जिन्हें 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी चालक की अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती हैं, और मूर्त जो होती है 7 से 11 होती है, और ये 11 से लेके वयस्क तक यानी 17, 18, आप 16 तक मान सकते हैं होती है ये। तो इसमें बच्चा अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं को सही मान रहा है तो इसमें जो भी होगा, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही होगी, इसमें आपका जो आंसर रहेगा दूसरा सही रहेगा, दूसरा सही आंसर है। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, इसकी 2 से 7 है, कहीं पे 6 भी लिखा रहता है, तो 6 से 7 आप मान सकते हैं। तो जैसे बच्चा कोई भी गुड़िया को कहीं भोजन कराएगा, सुलाएगा और उसको सजीव मानता है, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सारी क्रियाएं होती हैं। बच्चा का जो भी स्कीमा में ये बातें निर्धारित होती हैं उसी के अनुसार वो क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं,
ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चे और अध्यापक दोनों का सामंजस्य, दोनों में जो संप्रेषण होता है बना रहे, जिससे बच्चे अच्छे से सीखते हैं। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो रहेगा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं अध्यापक और बच्चा, तो अच्छे से अधिगम हो पाता है। सही आंसर दूसरा है। अभिकथन है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्क है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। पहला आंसर सही होगा। दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता, गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, दोनों ए भी गलत है ऑप्शन। और इसमें सही आंसर होगा पहला। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। इसमें से क्या सही होगा? इसका उत्तर प्रतिवर्तन सही है। प्रतिवर्तन होगा, बच्चा जो भी रहेगा प्रतिवर्तन कर पाएगा। प्रतिवर्तन इज द राइट आंसर। प्रतिवर्तन इसका सही आंसर होगा। प्रतिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहो और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। सही आंसर है, क्योंकि बच्चा जब भी है उसको घर से बहुत सारी नॉलेज होती है, उसी के अनुसार ही वो नई धारणाओं को सीख पाता है। तो तीसरा उत्तर इसका सही होगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास के एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती, वह नकल नहीं कर सकती है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। क्योंकि बच्चे इस अवस्था में 5 वर्ष का बच्चा जो रहेगा दूसरी अवस्था में आएगा। दूसरी मतलब पहली संवेदी बताई है, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो रहते हैं वो किसी भी चीज़ को, जैसे सीधी संख्या तो जान जाएंगे, 1 2 3 गिन सकते हैं, लेकिन वो उल्टी गिनती नहीं सोच सकते। तो कोई भी चीज़ प्रतिवर्तित करके उसके आकार में या फिर भार में अगर उसी का रूप बदल देते हैं तो नहीं समझ पाते, सोचते हैं वो बड़ा सा था, लंबाई में बड़ा तो वो ज़्यादा वजन है, अगर वो उसकी चौड़ाई में ज़्यादा है तो वो कम वजन होगा, ऐसी उनमें धारणा रहती है। तो इसका सही आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, पूरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। निष्क्रिय रूप से गलत है। तीसरा, कोई पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, गलत है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता सही है। अगर बाल केंद्रित शिक्षा है तो उसमें बालक का भी ध्यान रखा जाता है कि शिक्षण कार्य में, अधिगम में बच्चा सक्रिय है या नहीं, तो वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता रहते हैं। सही है, दूसरा आंसर सही रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो इसमें सही आंसर होगा, बच्चे किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार उनका जो पूर्व ज्ञान होगा उसी को जोड़ के उसी ज्ञान में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए नई नई बातों को सीखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, उनके द्वारा पहले से समझा और माना गया है उसमें वो करेक्शन करते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डॉट डॉट भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। और कोई भी अधिगम क्लास में जब अध्यापक करता है, अध्यापक और शिक्षक बीच में अधिगम होता है, तो अगर बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो
प्रभावी अधिगम होगा उसको बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज उसको उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सक्रिय पहला होगा, सक्रिय रूप से भागीदारी की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी चालक पहली जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है, इसमें बच्चे चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर जो चीज़ें देखते हैं बस उससे उसका कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सही उत्तर होगा पहला, इंद्रिय गामक संवेदी चालक। संवेदी चालक अवस्था को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो 2 से 7 साल के होते हैं, तो उनको जो भी ठोस वस्तुएं या मूर्त वस्तुएं रहेंगी और बहुत सारी दृश्य श्रव्य सामग्री रहेगी वीडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहला होगा, मूर्त संसाधन व सही बहुत सी दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थी या उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर देना। समावेशन की अर्थ है कि सभी प्रकार के बच्चों को जुड़ाव के, आपस में भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर देना ही, सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होती है। चौथा आंसर सही रहेगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बना सकती है। प्रतीकात्मक और आमूर्त तर्कीकरण कर सकती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। इसका आंसर होगा चौथा, प्रतीकात्मक खेलों की शुरुआत और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकती है। सही आंसर होगा चौथा विकल्प। देखते हैं अगला प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है साइकिल का। किस अवस्था में आएगा? पूर्व परंपरागत, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कोई भी वस्तु होती है, अगर उसका नाम आता है माँ, अगर शब्द उसके सामने आप बोलते हैं तो माँ की जो भी कॉन्सेप्ट उसके होता है, उनकी फेस या फिर उसको पूरा सामने आ जाता है और पहचानता भी है वो माँ को। तो इस तरह उसका जो अवस्था आएगी इसमें पूर्व संक्रियात्मक आएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें जो आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संवेदिक पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण का अर्थ होता है कि बच्चे को अगर किसी भी वस्तु के आकार या किसी भी वस्तु को कई भागों में बांट दिया जाता है तो उसे पता है कि अगर सभी टुकड़ों को मिला दिया जाएगा उसके भारी में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसे पता है कि जो भी वस्तु थी उसको भले आकार में चेंजेस किया गया है लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है बाहर, या जैसे पानी की बोतल है, अगर उसको एक बड़ी बोतल है 2 लीटर की है और एक छोटी बोतल है वो भी 2 लीटर की है लेकिन उसका चौड़ाई में है और वो लंबाई में, तो उसमें उसको कॉन्सेप्ट बना लेता है कि दोनों का जो आयतन होगा एक ही होगा। सही आंसर इसका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखते हैं अगला प्रश्न।
मूढ़ संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्या देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना, मूल संसाधन। मूल संख्यात्मक बच्चे वर्गीकरण करना, क्रमित करना, मूर्त संसाधन, मूर्त रूप से सोचना, ये सारे कुछ सीख जाते हैं, लेकिन अमूर्त रूप से चिंतन वो नहीं कर पाते, अतः उसको ये कार्य उसको नहीं देना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? सहस्वावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है, गलत है। बच्चा बहुत छोटा है, तर्क नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है, गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, सही है। वर्गीकरण संरक्षण करना ये सारी गुण होते हैं मूर्त संक्रियात्मक के। तीसरा सही आंसर है, तीसरा आंसर आपका सही होगा। और देखते हैं अगला प्रश्न, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डाट डाट होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल यानी कठिन होता है, गलत है। उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही। अगर कोई भी बच्चा कुछ नया सीखता है और अगर उनके जो पूर्व अनुभव है या पूर्व ज्ञान है उससे अगर जुड़ा हुआ कोई कार्य होता है तो अच्छी तरीके से वो उसे कर पाएगा और ज्ञान को सीख पाएगा। तो इसमें दूसरा सही आंसर होगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जो जुड़ा कार्य होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास क्रम क्या है? पियाजे ने अपने जो बौद्धिक विकास के 4 सोपान बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। उसमें सबसे पहले जन्म से 0 से लेके 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था है, या उसे फिर आप संवेदीगामक अवस्था या इंद्रियगामक कहते हैं। दूसरा जो है 2 से 7, दूसरा जो आपका रहेगा 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और 7 से 11 क्रियात्मक अवस्था है, और औपचारिक 11 से वयस्क होने तक है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा दूसरा, दूसरा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अनम्यता और निरंकुशता, बिल्कुल गलत है। आधिकारिकता और कठोरता, अधिकारिता और कठोरता बिल्कुल क्लास में नहीं करनी चाहिए, बच्चे से सहम जाएंगे और नया सीखने में उनको बहुत ही कठिनाई होगी, नहीं सीख पाएंगे। प्रभुत्व और निर्देश, पहले ये शिक्षा ऐसी होती थी कि अध्यापक का प्रभुत्व होता था, लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन है जिसमें बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। लचीला और गतिशीलता, बिल्कुल क्रिएटिव, और बच्चे को और टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए क्लास में, नई नई गतिविधियों द्वारा बच्चे को शिक्षण कराना चाहिए। और लचीलापन, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए बच्चे को, अगर कोई वो गलती करता है तब भी उसको दंड नहीं देना चाहिए और उसको निर्देश देना चाहिए कि ऐसी गलती वो ना करे। तो ये आपके 30 प्रश्न रहे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा CTT या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।